नमस्कार, आप देख रहे हैं TV9 भारतवर्ष डिजिटल। मैं हूं प्रमिला दीक्षित। एंड्रू डॉशलैंड के साथ हमारी इस खास सीरीज़ में आपका स्वागत है, जो आपको बता रही है कि अगर आप जर्मनी में पढ़ना चाहते हैं, फ्री एजुकेशन लेना चाहते हैं, तो किस प्रक्रिया को आप फॉलो करते हुए पूरा वहां तक पहुंच सकते हैं और अपने सपने को या जो आपने एम बना रखा है उसको साकार कर सकते हैं। हमारे साथ है रवि मुंजाल, बहुत बहुत स्वागत है। आप फाउंडर हैं इस संस्था के। साथ है प्रियंका सनसनवाल, जो कि मार्केटिंग हेड है इंडिया में, और आज हम बात करेंगे, ये हमें बताएंगे इस पूरे एपिसोड में चर्चा करेंगे कि अगर आप जाना चाहते हैं पढ़ाई के लिए, ग्रेजुएशन के लिए या पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए, किस तरह हर एक स्टेप को फॉलो करते हुए आप आगे बढ़ेंगे। आप हमको स्टेप दर स्टेप आज बताने वाले हैं। बिल्कुल। मैं चाहूँगा कि प्रियंका एक्सप्लेन करें आपको प्रोसेस। सो प्रियंका, सबसे पहला सवाल तो ये आता है कि कब, क्योंकि कोई भी बच्चे के पीछे तो माँ बाप बचपन से ही पड़ जाते हैं कि बड़े होके क्या बनेगा या फिर क्या करना है, कहाँ जाना है। एक्चुअल बात कब आती है, जब आप बाहर पढ़ने के सपने के लिए आपको कब सीरियस हो जाना चाहिए? मेरे हिसाब से अगर बात करें तो 9-10th के बाद आपको अपना फ्यूचर डिसाइड करना शुरू कर देना चाहिए कि मुझे किस एरिया में जाना है। और जब हम जब पेरेंट्स से इन बच्चों से बात करते हैं तो हम बच्चों से अलग बात करते हैं, पेरेंट्स से अलग बात करते हैं। उसके पीछे एक ही रीज़न है कि हमें बच्चों के गोल्स एंड चीज़ें समझनी है, क्योंकि बहुत बार क्या होता है, बच्चे पेरेंट्स के सामने अपनी सारी चीज़ें नहीं बताते हैं, क्योंकि पेरेंट्स कहीं ना कहीं उनकी चीज़ों को रोक देते हैं। आजकल कम होता है, बट पहले के पेरेंट्स तो कंपलसरीली ऐसा ही करते थे, नहीं ये वाला कोर्स नहीं, इसका फ्यूचर नहीं है। जैसे अगर मैं बात करूं 2-4 एग्जांपल्स के साथ, जैसे इंटीरियर डिज़ाइनिंग की अगर मैं पहले ज़माने में बात करूं, पेरेंट्स बिल्कुल मना कर देते थे कि इसका फ्यूचर नहीं है, फैशन डिज़ाइनिंग कोई फ्यूचर नहीं है, या तो डॉक्टर करो, इंजीनियरिंग करो, मैनेजमेंट का कोई कोर्स करो जहां आपको सैलरी या जॉब मिले, वो वाले प्रोस्पेक्टिव। एंटरप्रेन्योर जैसी कोई चीज़ें इंडिया में एग्जिस्ट नहीं करती थी। आजकल के पेरेंट्स फिर भी ओपन अप हैं चीज़ें करने के लिए। सो हम बच्चों से अलग बात करते हैं, उनकी चीज़ों को समझते हैं कि उनको क्या करना है आगे, क्योंकि अल्टीमेटली वही हैं जो जाके पढ़ेंगे। अगर उनको ही अपनी चीज़ें, थॉट प्रोसेस क्लियर नहीं होगा, और हम उनको कुछ क्वेश्चंस भी देते हैं जिससे वो अपनी चीज़ों को अंडरस्टैंड करें कि एक्चुअली मेरा गोल है क्या, मैं एक्चुअली में इंजीनियरिंग फर्दरली चाहता हूँ। अगर मैं मास्टर्स की भी बात करूँ, किसी को मास्टर्स करने जाना है, सो बच्चा एमटेक करना चाहता है बाहर जाके या मैनेजमेंट करना चाहता है, क्योंकि दोनों ही मास्टर्स डिग्री हैं। बट जब तक आप अपने आप को नहीं समझोगे, आप आगे की प्रोसेसेस को कैसे फॉलो करोगे? ये किसी तरह के साइकोलॉजिकल सवाल होते हैं, क्योंकि कई बार बच्चे मान लीजिए वो नहीं समझ पाते उन सवालों को पढ़ के, या जो उन्होंने जवाब दिए उन जवाब से आपको अंदाज़ा लग जाता है कि इनका क्या। इसमें मैं बोलूँगी कि हम बहुत ज़्यादा ऐसे कोई साइकोमेट्रिक टेस्ट नहीं करते हैं। सवाल इन द सेंस, बातचीत में ही हम कुछ इस तरीके की बातें उनसे करते हैं कि हमें समझ में आए कि ये बच्चा किस कोर्स में या किस फील्ड में जाना चाहता है। क्योंकि वही नहीं अगर समझोगे तो हम फिर आपकी आगे की गाइडेंस को नहीं फुलफिल कर पाएंगे, या जो हमें आपके लिए वर्क करना है, आपके स्टेटमेंट ऑफ पर्पसेस पे वर्क करना है, आपके लिए यूनिवर्सिटीज़ ढूंढनी है, कोर्सेज अकॉर्डिंगली हमें आपको ढूंढने हैं, तो उस पे हमारी प्रॉब्लम्स आएंगी। सो हम उस चीज़ को पहले ही सॉर्ट आउट करने की कोशिश करते हैं। फिर हम पेरेंट्स से भी बात करते हैं, बच्चों से भी बात करते हैं कि ये सारी चीज़ें। आपके पास किस उम्र में या किस क्लास के बच्चे आना शुरू हो जाते हैं? सो अगर हम बात करें बैचलर्स के लिए तो 11-12 के बच्चे स्टार्ट कर देते हैं। एंड ग्रेजुएशन में हम मतलब जिनको मास्टर्स करने जाते हैं उनके लिए हम प्रेफर करते हैं, वो अगर 3 इयर्स का कोर्स है तो 2nd ईयर के लास्ट सेमेस्टर से लेके 3rd ईयर तक अपना डिसाइड कर लें कि हमें फर्दरली कहाँ जाना है। और बहुत बार ऐसा होता है कि बच्चे फाइनल ईयर तक भी डिसाइड नहीं करते हैं कि अभी हमें आगे क्या करना है। वो वाली चीज़ें जहाँ हमें ज़िंदगी ले जाएगी उस तरीके से बच्चे बहुत बार काम करते हैं। तो अगर हम स्टेप बाय स्टेप प्रोसेसिंग की बात करें कि हम लोग एज एन इन रूट हम कैसे काम करते हैं, सो हम पहले आपकी एक प्रोफाइलिंग करते हैं कि आपकी प्रोफाइलिंग क्या है, आप किस कोर्स में जाना चाहते हैं, किस तरीके से चीज़ें हैं। फिर सेकेंड स्टेप हमारा आता है कि हम आपके लिए यूनिवर्सिटी एंड कोर्सेज शॉर्टलिस्ट करते हैं कि ये 15-20 जिस हिसाब से आपकी चॉइसेस हमारे फर्स्ट स्टेप में डिसाइड हुआ था, उस हिसाब से हम आपकी प्रोसेसिंग मतलब आप यूनिवर्सिटी एंड कोर्सेज शॉर्टलिस्ट करते हैं। जब वो सारी चीज़ें यूनिवर्सिटी शॉर्टलिस्ट हो गई, फिर हम आपकी एलिजिबिलिटी देखते हैं, क्योंकि आपकी हर एक यूनिवर्सिटी की एलिजिबिलिटी अलग अलग है। लाइक कोई अगर मैं मास्टर्स कोर्स की बात करूं तो
एक यूनिवर्सिटी आइल्स का 6.5 पे एग्री करती है, दूसरी यूनिवर्सिटी 7.2 पे एग्री करती है। सो हमें वो देखना होगा कि आपका आइल्स का स्कोर अभी कितना है और जो हमने यूनिवर्सिटी शॉर्टलिस्टिंग की है वहाँ हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं। तो आपके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सेम विद योर CGPA वाली चीज़ें भी आती है कि CGPA मुझे कितना एग्री कर रहा है, 6.5 है, 8.5 है, कौन सी यूनिवर्सिटी किस स्टेज पे मुझे क्या एग्री मांग रही है। फिर वो आपकी एलिजिबिलिटी हमें एक एक यूनिवर्सिटी की शॉर्टलिस्ट करनी होती है। उसके बाद फिर हमारा आता है डॉक्यूमेंटेशन कि अगर हमने यूनि असिस्ट के थ्रू किया है तो कहाँ हमें एप्लीकेशंस भेजनी है, और अगर इंडिविजुअल यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया है तो हमें वो डॉक्यूमेंटेशन कहाँ भेजनी है। डॉक्यूमेंटेशन की एक लिस्ट है, आपकी ट्रांसक्रिप्ट्स आती हैं, आपकी मार्कशीट्स आती हैं, आपके लेटर्स आते हैं, SOPs जिनको बोलते हैं, लेटर ऑफ रिकमेंडेशंस चाहिए होते हैं, अगर आपने कोई सर्टिफिकेट किया हुआ है, आपने कोई इंटर्नशिप की हुई है, आपके वीज़ा के डॉक्यूमेंट्स, पासपोर्ट, वो पूरी एक डॉक्यूमेंटेशन लिस्ट है जो आपको फुलफिल करनी होती है। चाहे वो ब्लॉक्ड अकाउंट हो, फाइनेंशियल शो करने के लिए, इस तरीके की पूरी लिस्ट है जो आपको एक क्लियरली होनी चाहिए कि आगे क्या अगर नहीं होगी तो अगर एक भी डॉक्यूमेंट मिस होगा तो हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है एप्लीकेशंस के बाद जो वीज़ा हमें मिलना होता है वही रिजेक्शन का इशू आ जाएगा। सो हमें वो उस डॉक्यूमेंटेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड जैसे रवि बोलते हैं हमेशा कि वेरी प्रिसाइज, जर्मनी में बहुत प्रिसाइज है डॉक्यूमेंटेशन लिस्ट, वो एक भी चीज़ को मिस नहीं करना चाहेंगे। अगर आपकी ट्रांसक्रिप्ट जो आपने भेजी हुई है डॉक्यूमेंटेशन के साथ, इंडिया में बच्चे ना बहुत लीनियंट हैं, मैं आपको बताती हूँ, वो फ़ोन से स्कैन करके अपने डॉक्यूमेंटेशन अपलोड करते हैं। कॉर्नर के ऐसे अगर कोई एक एनवेलप या डॉक्यूमेंट है, अगर वो फोल्डेड है तो वो उसी को स्कैन करके आपको भेज देंगे। यूनिवर्सिटी ऐसा नहीं चाहती है, उनको क्लियर प्रॉपर स्कैन डॉक्यूमेंट चाहिए। है बहुत माइनर सी चीज़ें, बट उनके लिए आप एक मिरर हो, इन द सेंस कि आप उनसे डायरेक्टली बात नहीं कर रहे हो, वही जो डॉक्यूमेंट्स आप उनको भेज रहे हो वही आपकी बारे में सारी चीज़ें पता करनी है। तो डॉक्यूमेंटेशन के टाइम पे बहुत सीरियस रहो। देन लास्ट प्रोसेस आता है आपका वीज़ा का, कि वीज़ा के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन चाहिए। जब आपके पास एप्लीकेशन, आपके पास एडमिशन लेटर आ गया, देन वी प्रोसेस फॉर द वीज़ा, एंड देन वंस योर वीज़ा इज ग्रांटेड यू आर इन जर्मनी। ओके, ये तो बहुत इन्होंने एक बार में सारा होता है, हम इसको स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। इनसे हमने उम्र के बारे में पूछ लिया। आप साल में कौन सा वक्त होता है जब हमें एप्लीकेशन के लिए तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि वहाँ समर एंड विंटर ऐसा भी है कि मतलब वहाँ पर वैसे आप एडमिशन ले सकते हैं, तो साल का कौन सा वक्त है जब आपको तैयारी करनी है? एक्चुअली इसमें 2 सेमेस्टर्स होते हैं हमारी विंटर में, जो कि सितंबर और अक्टूबर इनटेक होता है। फिर इसके बाद में आपका मार्च और अप्रैल का समर इनटेक आता है। सो ये 2 इनटेक्स होते हैं। मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज़ जो होती हैं विंटर में एप्लीकेशंस ज़्यादा ओपन्स होती हैं वहाँ पे, बट समर में मैं ही नहीं कहूँगा नहीं होती, समर में भी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, बट मेन फोकस जो है आप अपना विंटर को रख सकते हैं। और उसका कितना टाइमलाइन है वो सारा आपको समझाने के लिए आपको थोड़ा सा बैकवर्ड जाना पड़ेगा। जैसा प्रियंका ने प्रोसेस जो आपको बताया स्टेप बाय स्टेप, मैं थोड़ा सा उस पर बात करना चाहूँगा। प्रोफाइलिंग बाकी जो स्टेप्स हैं स्टैंडर्ड आप कह सकते हैं कि आप यूनिवर्सिटी को शॉर्टलिस्ट करोगे, डॉक्यूमेंटेशन चेक करोगे, तो वो आपका एक प्रोसेस है। लेकिन प्रोफाइलिंग जो हम लोग करते हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। बच्चे से बात करना, बहुत इश्यूज जो हम देखते हैं, जो स्टूडेंट उस एज में जाना चाहते हैं उनको उतना अवेयरनेस नहीं है, एक्सपोजर नहीं है कि वो क्या करना चाहते हैं। मैं आपको अगर बताऊं, मैं लास्ट वीक एक स्टूडेंट से बात कर रहा था 11th में, वो जर्मनी में बैचलर्स करना चाहते हैं। तो मैंने पूछा आपने कौन से सब्जेक्ट्स लिए हुए हैं, तो उन्होंने बताया मुझे कि मैंने बायो ली हुई है। तो मैंने बोला कि अगर आप इंजीनियर बनना चाहते हो तो बायो क्यों, कि आप डॉक्टर बनना चाहते हो? तो उन्होंने मुझे बोला कि शायद। फिर मैंने कहा कि तो आपने मैथ भी लिया हुआ साथ में, जो कि आपको PCMB जो हम बोलते हैं, तो आप उस डायरेक्शन में आपने सोचा नहीं, हाँ मैं शायद ये भी करना चाहता हूँ। सो इस तरह का कन्फ्यूजन बहुत होता है कि कई बार आप अपने पेरेंट्स के दबाव में आके चीज़ों को देखते हैं। तो इसी वजह से हम सेपरेटली स्टूडेंट और उन पेरेंट्स से बात करते हैं कि आपका टारगेट क्या है। ये समझना बहुत ज़रूरी है बच्चा क्या करना चाहता है ज़िंदगी में, कि अभी हो सकता है वो इंजीनियरिंग करना चाहे बहुत सारे, फिर बाद में उनको लगता है कि नहीं हमने ये नहीं किया, हम शायद वो कर लेते। तो उन चीज़, उन पहलुओं को समझना बहुत ज़रूरी है। इसलिए प्रोफाइल एवोल्यूशन जो हम बात कर रहे हैं, एक एरिया है जिसमें हम पहले स्टूडेंट से बात करते हैं। हो सकता है स्टार्टिंग में 2 हफ्ते लगे, हमें 3 हफ्ते लगे, अवेलेबिलिटी पे सारे डिपेंड करता है। फिर उसके बाद हम यूनिवर्सिटी सिलेक्शंस पे जाते हैं और उसी हिसाब से जाते हैं
कि जो बच्चा करना चाहता है उनकी रिक्वायरमेंट क्या है। सो वी ऑलवेज गो प्रायोरिटी 1, प्रायोरिटी 2, प्रायोरिटी 3, प्लान ए, प्लान बी पे हम उस पर काम करते हैं। अगर मैं जनरल उसमें अगर आप टाइमलाइन की बात करूँ तो आप ये मान के चलें कि अगर 6 से 8 महीने का आप टाइम लें कि आपको पहले प्रिपरेशन शुरू करना होगा, ताकि आपका बीच में कोई गैप ना आए, कि आप उनकी डेडलाइन मिस ना करें, डॉक्यूमेंटेशन उनका प्रॉपर है, आपको मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन से इंडिया में कहीं से आपको ऑथेंटिसिटी के लिए स्टैंप लेना होगा, नोटराइज्ड कराने होंगे, तो इन सारी चीज़ों में टाइम लगता है इंडिया के अंदर भी। तो आप 6 से 8 महीने का टाइम आराम से ले सकते हैं। मई जून में जैसे रिजल्ट आते हैं हम उससे कहीं पहले आपको ये तैयारी कर देनी चाहिए। अब बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे आप नहीं सोच सकते कि आज रिजल्ट आया, आपने सोचा आप बाहर पढ़ लें, बिल्कुल नहीं संभव है, क्योंकि मई और जून के टाइम पर वहाँ पे एप्लीकेशन डेडलाइंस खत्म हो जाती हैं। अच्छा। कुछ यूनिवर्सिटीज़ का जुलाई अगस्त तक भी होता है, मैं नहीं कहूँगा। तो आपके पास में 1 महीने का टाइम आप अपने डॉक्यूमेंटेशन को फाइनल नहीं कर सकते हैं। तो आप उससे पहले जब आप फिनिश कर रहे हैं उससे 6-8 महीने पहले आप उसकी तैयारी शुरू कर लें। अगर मैं बैचलर्स की बात करूँ तो मैं बैचलर्स में कहता हूँ आप 1 या 1.5 साल पहले शुरू कर लें, कि जो बच्चा बैचलर्स करने के लिए जाना चाहता है उसके अंदर आपको लैंग्वेज सीखना पड़ेगा। लैंग्वेज के लिए आपको एक सर्टेन लेवल तक आना पड़ेगा। तो आप अपना यहाँ पर इंडिया में रह के वो लैंग्वेज की कमांड ले सकते हैं और अपने प्रोफाइल बिल्डिंग पे काम कर सकते हैं, कि आपको जो बैचलर्स के बाद में कैसे इंटर्नशिप्स आपको मिलेंगी, क्या वर्किंग स्टूडेंट पे आप काम कर सकते हैं या रिसर्च किसी साइंटिस्ट को असिस्ट कर सकते हैं। तो दोनों की टाइमलाइन अगर मैं बात करूँ तो 1-1.5 साल आप बैचलर्स के लिए समझें, और दूसरी तरफ 6 से 8 महीने का मास्टर्स के लिए बात कर सकते हैं। यूनिवर्सिटी शॉर्ट लिस्टिंग वो कैसे होती है? यूनिवर्सिटी अगर आपने चुननी है अपने कोर्सेज के हिसाब से, अपने इंटरेस्ट के हिसाब से, कोई बच्चा उसकी शॉर्ट लिस्टिंग कैसे करता है, आप लोग कैसे मदद करते हैं? अगर उसके बारे में बात करें, जैसा मैंने आपको डार्ट का आपको टूल बताया था, अगर बच्चा अपने आप से करना चाहे तो वहाँ पर एक डेटाबेस है, वहाँ जाकर एलिजिबिलिटी चेक कर सकता है। डार्ट क्या है ये? डार्ट एक प्लेटफॉर्म है, एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो फॉरेन स्टूडेंट्स को हेल्प करता है जर्मन एजुकेशन सिस्टम समझने के लिए। और यूनिवर्सिटीज़ सारी वहाँ शॉर्टलिस्टेड हैं, आपको कौन सी इंजीनियरिंग करनी है या आपको ह्यूमैनिटीज़ का कोर्स करना है या मेडिसिन करना है, तो एक काइंड ऑफ डेटाबेस बना हुआ है, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। हमारे अपने खुद के डेटाबेसेस हैं जहाँ पर हमने अपने लिए क्योंकि वहाँ बहुत डिटेल्स इंफॉर्मेशन भी होती है, बट वी हैव सेट ऑफ टूल्स ऑल्सो जो हम अपने हिसाब से बच्चों के से बात करने के बाद में उनको चेक करते हैं। आपको डार्ट पे मिलेगा इन्फॉर्मेशन। हमारा एडिशनली हम यूनिवर्सिटी की वेबसाइट को भी विजिट करते हैं, क्योंकि ऐसा हो सकता है कई बार मैंने देखा है कि कोई एक आधा चीज़ें मिस हो जाती हैं। नॉर्मली इन्फॉर्मेशन मिलता है आपको सारा, मैं ये नहीं कहूँगा कि वहाँ पर इन्फॉर्मेशन नहीं है, बट इट्स ऑलवेज बेटर आप यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाएं, वहाँ पे दोबारा से पढ़ें कि वहाँ पे क्या क्या रिक्वायरमेंट है, यूनिवर्सिटी कितनी पुरानी है, स्टूडेंट्स कहाँ पे उनके सेटल्ड हैं। थोड़ा हम उसको डीप में जाके रिसर्च करते हैं कि कौन सी सिटी में है, कि अगर हम बात करें हम म्यूनिक में जाना चाहेंगे या हम बात करें हम बर्लिन साइड में जाना चाहेंगे, दोनों में कॉस्ट ऑफ लिविंग का फ़र्क है, दोनों में एजुकेशन सिस्टम का फ़र्क भी हो सकता है। जैसे बायन में ट्यूशन फीस है थोड़ी बहुत, बर्लिन में शायद नहीं है। तो वो उन सारी चीज़ों को, उन पहलुओं को हम डिटेल में जाके उन चीज़ों को रिसर्च करते हैं और उसी के आधार पर हम यूनिवर्सिटी शॉर्ट लिस्टिंग करते हैं। आप लोगों के पास इतना लंबा एक्सपीरियंस है और आप कुछ एक बातें अपने पिछले उदाहरण से सही बता रहे हैं, तो उससे लोगों को समझने में काफ़ी आसान हो रहा है। कॉमन सबसे ज़्यादा मिस्टेक क्या होती है जब आप यूनी असिस्ट का फॉर्म भरते हैं या बच्चे जो भरते हैं उसमें कॉमन मिस्टेक, जैसे आपने वो पेपर की बात बताई, इस तरह की क्या मिस्टेक्स होती हैं जिसको अवॉइड कर देना चाहिए? बहुत बेसिक मिस्टेक्स होती हैं। जैसे रवि ने मेंशन किया कि यूनिवर्सिटी की साइट पे XYZ 5 चीज़ें लिखी हुई हैं, आपको एक एप्लीकेशन के लिए 5 चीज़ें करनी है, बट आप कहीं ना कहीं कोई ना कोई एक बेसिक सी मिस्टेक कर देते हो। जैसे कि अगर मैं बोलूं कि यूनी असिस्ट ने एक अपनी एप्लीकेशन फ़ीस लिखी हुई है 75 यूरोज़ इनिशियल रजिस्ट्रेशन। बहुत बार क्या होता है, वो एप्लीकेशन फ़ीस या रेफरेंस नंबर जिससे आपने भरा है वो आपने एप्लीकेशन में गलत डाल दिया, एप्लीकेशन रिजेक्टेड, क्योंकि उनके हिसाब से उनके पास आपका अमाउंट नहीं पहुंचा है। वेरी बेसिक बट रिजेक्शन। जैसे मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया, आपने जो डॉक्यूमेंटेशन स्कैन किए हैं वो नहीं प्रॉपरली किए हैं, जिस हिसाब से उन्होंने आपसे मांगे हैं डॉक्यूमेंटेशन आपने उस वे में नहीं दिए हैं। तीसरी चीज़ जो प्रॉब्लम आती है, नोटराइज। अगर उन्होंने मेंशन किया हुआ है कि आपको ये डॉक्यूमेंट अटेस्ट करा के देना है और आपने जस्ट सेल्फ साइन करके अटेस्ट लिख के कर दिया है, वो नहीं एलिजिबल होता है।
वहाँ वो मेंशन करते हैं कि आपको किस तरीके से इसको नोटराइज कराना है। बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, बट अगर आप ध्यान से लिस्ट को नहीं पढ़ोगे कौन कौन से डॉक्यूमेंटेशन फॉलो करने हैं, तो ये सब बेसिक रिजेक्शंस आपके पास आते हैं। एक बार बेसिक रिजेक्शन आया तो आपको फिर फुल लेंदी प्रोसेस फॉलो करना है, और मे बी पॉसिबल कि जैसे इंडियंस की आदत है कि हम बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे एप्लीकेशंस करते हैं, सो वहाँ आपका विंडो ही ख़राब हो गया। पैसे तो ख़राब हुए ही हुए, आपका पूरा विंडो ख़राब हो गया इन सब बेसिक चीज़ को लेके। और जैसे कि मैं इसमें ऐड करना चाहूँगा, जैसा प्रियंका ने बोला नोटराइज डॉक्यूमेंट कराना होता है, उनका कैसे नोटराइज कराना है, स्टैम्प किस एंगल पे लगेगा, कैसे डॉक्यूमेंट में आना चाहिए, बिकॉज हम यहाँ सारी मार्कशीट्स, यहाँ पर ट्रांसक्रिप्ट, आपके एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, ऑल सारे सर्टिफिकेट, थिंक अबाउट कि उसमें हम 30 से 40 डॉक्यूमेंट बात कर रहे हैं, तो उसको फोल्ड करना, एक प्रॉपर तरीके से उस पर स्टैम्प लगवाना, वो भी एक मापदंड है कि आपने ठीक किया है या नहीं किया है। उसके बेस पे भी आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो सकता है। फिर दूसरा हम बात करें, अगर आपका फोटोग्राफ वहाँ पे लगाना है तो फोटोग्राफ के भी मापदंड हैं, किस तरह से होगा, जैसे हम पासपोर्ट के लिए करते हैं ऐसा ही उनका सिस्टम है। सो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जिससे कि एप्लीकेशन रिजेक्ट हो सकता है। डायरेक्ट यूनिवर्सिटी का पोर्टल लोग किस कंडीशन में चुन सकते हैं, और या कब चुनना चाहिए? वो जब आप यूनिवर्सिटीज़ शॉर्टलिस्ट कर रहे हैं तो यूनिवर्सिटीज़ पे लिखा होता है कि वो अपनी एप्लीकेशन किस फॉर्म में कैसे एक्सेप्ट करेंगे। अगर वहाँ यूनिअसिस्ट लिखा हुआ है तो आपको यूनिअसिस्ट के थ्रू करना है। अगर उनका डायरेक्ट पोर्टल है तो आपको वहाँ जाके अपना अकाउंट बनाना होगा, क्रेडेंशियल्स सेट करने होंगे, फिर उसके बाद अपना आप एप्लीकेशन डायरेक्टली वहाँ पर कर सकते हो। किस टाइम पीरियड पे करोगे, कब पोर्टल खुलेगा, कब बंद होगा, सब कुछ वहाँ पर मेंशन होता है। SOP स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, वो कितना इम्पोर्टेंट है? बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आप इसको ऐसे बोल सकते हैं कि ये मेरा रिटर्न इंटरव्यू है। क्योंकि आप फेस टू फेस नहीं हो यूनिवर्सिटी के सामने, तो आपको अपने आप को एक्सप्लेन करना है। तो वो आप स्टेटमेंट ऑफ पर्पस से ही एक्सप्लेन कर सकते हो। और उस एक्सप्लेनेशन में ऐसा नहीं है कि मुझे अपने पूरा बायोडेटा देना है, नहीं, आपने क्रिस्प एंड प्रिसाइज, और हर एक यूनिवर्सिटी के लिए अलग अलग, क्योंकि उनको आपको देखना है कि आप उनके इस कोर्स को क्यों चूज़ कर रहे हो। सो पहले अपनी एकेडमिक डिटेल्स दो कि मेरा ये कोर्स है, या इस तरीके से मैंने आज तक ये चीज़ें की हैं। देन आप अपना, मैं ये वाली यूनिवर्सिटी और ये वाला कोर्स क्यों चूज़ करना चाहता हूँ, वो सारी आप डिटेल्स उसमें दो। प्लस आपका मोटिवेशन क्या है, आपका फ्यूचर प्लान क्या है, आपका विजन क्या है, वो सारी चीज़ें जब तक आप उनको नहीं बताओगे, सो उनको नहीं पता चलेगा आप कौन हो। बहुत इम्पॉर्टेंट। और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि SOP जो हम बना रहे हैं, आप उसमें ऑथेंटिसिटी आप उसमें रखें। आजकल बहुत AI टूल्स हैं, आप उनको यूज़ करके बनाते हैं, तो जर्मन प्रोफेसर, जर्मन यूनिवर्सिटीज़ को देखकर समझ में आता है कि किस बच्चे ने अपने आप से लिखा है। तो ऑथेंटिसिटी बहुत ज़रूरी है, तो इसलिए कॉपी पेस्ट ना करें अपने फ्रेंड्स का, SOP अपने आप से बनाएं कि आप, जैसा प्रियंका ने बताया कि आप क्यों जाना चाहते हैं, इसी कोर्स में क्यों जाना चाहते हैं, इसी यूनिवर्सिटी में क्यों जाना चाहते हैं, आपने जो स्टडीज़ की हैं वो कैसे सपोर्ट करती हैं आपको फ्यूचर वाली स्टडीज़ को, तो वो आपको ऑथेंटिसिटी अपने SOP में लिखना बहुत ज़रूरी है। और SOP बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है एप्लीकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। सो आप इसमें थोड़ा सा ध्यान दें, मैं स्टूडेंट्स को मैं बताना चाहूँगा, बहुत ज़रूरी है ये। और LOR, लेटर ऑफ रिकमेंडेशन, वो किससे लिखवा लेना चाहिए? लेटर ऑफ रिकमेंडेशंस आप अपने, अगर जॉब कर रहे हैं तो आप अपने सीनियर से ले सकते हैं, जो बॉसेस हैं, आप यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर से ले सकते हैं। तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि आप प्रोफेसर से लें 1 या 2, और साथ में अपने जहाँ आप कार्यरत हैं आप उनसे भी अपना लेटर ऑफ रिकमेंडेशन ले सकते हैं। बट हाँ, हमें वहाँ स्टोरीज नहीं चाहिए कि आपको जैसा आपका कंडक्ट रहा है, जहाँ से आपने काम किया है, बहुत आपको शॉर्ट में वो सारा आपका लेटर रिकमेंडेशन, नहीं कि वो 3 या 4 पेज का लेटर ऑफ रिकमेंडेशन है, वो डॉक्यूमेंटेशन तो मेरे हिसाब से वहाँ पर अच्छा आपका वैल्यू एडिशन नहीं लाता है। जर्मन CV का जो फॉर्मेट है वो इंडियन CV से किस तरह अलग है? एब्सोल्युटली डिफरेंट। अब जैसे मैं बात करूँ, मुझे 20 साल हो गए बाहर गए हुए, पहले मेरे टाइम पे बात करूँ तो फ़ोटोज़ CV में नहीं होते थे। आज मुझे नहीं मालूम कि होते हैं या नहीं होते हैं, बट जर्मनी में इट्स अ मस्ट। जर्मनी में इट्स अ मस्ट कि अगर आपका फ़ोटो नहीं है तो हो सकता है कि आपको CV को भी कोई ना पड़े। दूसरा, जैसा मैंने बताया था पहले भी कि वेरी क्रिस्प, आपको 1 या 2 पेज का मैक्सिमम CV होना चाहिए, जिसमें आप अपनी एजुकेशन को एक्सप्लेन कर रहे हैं, कहाँ से किया है, ग्रेड पॉइंट आपका क्या रहा है, अगर आपका जॉब एक्सपीरियंस है तो आप उसमें आपका क्या रोल था, आपने उस जॉब के अंदर क्या कंट्रीब्यूशन किया,
what डिफरेंट देन अदर्स, सो वो आपको दिखने होते हैं। जनरल स्टेटमेंट्स नहीं चलती हैं वहाँ सीवी के अंदर में। अगर आप स्टूडेंट हैं, आपने कहीं काम नहीं किया, तो आपको दिखाना आपने कौन से रिसर्च पेपर्स किए हैं, कोई यूनिवर्सिटी में प्रोजेक्ट किया है, आपका क्या कंट्रीब्यूशन था, तो वो चीज़ें आपको हाईलाइट करनी होती हैं। और मैं यहाँ देखूँ कई बार सीवीज़ मैंने यहाँ देखा है इंडिया में, तो 4 या 5 पेजेस के सीवी बड़े कॉमन हैं, जो कि वहाँ पर नहीं है। शॉर्ट और वेरी क्रिस्प आपको अपना सीवी बनाना है। उसके पर्टिकुलर फॉर्मेट्स भी हैं कि किस फॉर्मेट में होना चाहिए, टेबुलर फॉर्म में होना चाहिए, या यूरोपास के भी उनके वेबसाइट्स हैं, वहाँ जाके भी बना सकते हो। तो वो थोड़ा सा अलग होता है इंडिया के हिसाब से। मेरे एआई बिल्कुल काम नहीं आता। नहीं है। आप आज की डेट में तो आपने एआई का बोला है, तो एआई का भी एक स्कोर्स आते हैं कि आपका सीवी जो है पहले एक एआई टूल से पास आउट होगा। अगर आप उनके वर्ड्स मैच कर रहे हैं आपके सीवी से, तो ही ये प्रक्रिया में आगे जाता है। तो इसीलिए एआई से किया हुआ, मैं थोड़ा सा कहता हूँ कि आप हेल्प लेना चाहते हैं, मदद लेना चाहते हैं, मदद लीजिए। आप उसको कुछ ऐसे टूल्स भी हैं जिनसे मालूम चल जाता है कि एआई से लिया गया है। डेफिनेटली। फीस कितनी होती है जो एप्लीकेशन फॉर्म भरने की, वो एक बेसिक फीस कितनी होती है? अगर मैं यूनी असिस्ट की बात करूं तो यूनी असिस्ट पे जब आप इनिशियली अपने क्रेडेंशियल्स बनाते हैं तो 75 यूरोस आपके लगते हैं इनिशियल क्रेडेंशियल। फिर आपकी जितनी भारतीय रुपयों में कितना बना? अगर मैं यूरो 100 रुपीज़ मानूँ तो 7500 रुपये इनिशियली आपको फर्स्ट लगता है। उसके बाद सब्सिक्वेंट आप जितनी भी एप्लीकेशंस करते हैं 30 यूरोस अगर यूनी असिस्ट के थ्रू जा रहे हैं, मतलब अगर कोई यूनिवर्सिटी बोलती है कि हम डायरेक्ट एप्लीकेशंस नहीं लेते हैं तो वो यूनी असिस्ट के थ्रू ही जाएंगे। एंड पर एप्लीकेशन 3000 रुपीज़ INR में अगर मैं कन्वर्ट करूँ तो उतना आपका लगता है। बहुत सारी पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ हैं जिन पे आप डायरेक्टली अप्लाई करते हैं, डिपेंड्स वहाँ यूनिवर्सिटी पे मेंशन होता है। सो वहाँ हो सकता है 0 यूरोस भी फीस चार्ज हो और हो सकता है 15 या 30 यूरोस भी चार्ज हो। सो यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी डिपेंड करता है। सेम प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ के लिए भी होता है कि प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ कुछ चार्ज करती हैं, कुछ नहीं चार्ज करती हैं। जो चार्ज भी करती हैं वो 50 यूरो से 100 यूरोस भी हो सकता है। सो अगर मैं मोटा मोटा बात करूँ तो जब कोई भी एक स्टूडेंट अपनी एप्लीकेशंस प्रोसेसिंग सारी शुरू करता है तो वो 10-15 करता है। एप्लीकेशंस यूजुअली यूनिवर्सिटीज़ में करते हैं, हम लोग भी उनके बिहाफ पे। तो अप्रॉक्स 250 यूरोस से लेके 350-400 यूरोस आपकी एप्लीकेशंस पे खर्चा होता है, क्योंकि आप 2 एप्लीकेशंस करके नहीं बैकफुट लोगे, क्योंकि आपको नहीं मालूम है कि कौन सी यूनिवर्सिटीज़ में आप कर रहे हो। सो जब आप यूनिवर्सिटी शॉर्टलिस्टिंग भी करते हो तो आपको देखना होता है कि मैं हमेशा बहुत ही हाई एम्बिशियस यूनिवर्सिटी को नहीं टारगेट करता हूँ। टारगेट करते हैं हम, बट आपके क्रेडेंशियल्स एंड सारी चीज़ें देख के आपको भी मालूम है, हमें भी मालूम है, हम कितना भी बेटर करेंगे चांसेस 15% है, बट मैं उस 15 को भी छोड़ना नहीं चाहूँगी। सो वो 15 के लिए भी मुझे अमाउंट तो देना ही है ना यूनिवर्सिटीज़ को। और मैं फिर हम टारगेट करते हैं कि जो मेरी अप्रोच, जो मेरे क्रेडेंशियल्स हैं उससे थोड़ा सा ऊपर की यूनिवर्सिटी, जो मैं सेफर जोन बोलती हूँ, और एक बिल्कुल लोअर जोन जहाँ मुझे मालूम है कि गारंटेड मेरी एप्लीकेशंस क्लियर्ड ही है। सो इस तरीके से आपको यूनिवर्सिटी शॉर्टलिस्टिंग के लिए भी चीज़ें देखनी चाहिए कि मेरा कौन सा कोर्स मैं एम्बिशियस होकर अगर ये वाला मिल जाए तो मतलब आई विल जस्ट गो फॉर दिस। सो वो सारी चीज़ें हैं। और इसमें डॉक्यूमेंटेशन में थोड़ा सा आप ये भी देखेंगे कि अगर आपने मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ देखी हैं जो यूनी असिस्ट के थ्रू जा रही हैं, तो आपको एक बार आपका सेट ऑफ डॉक्यूमेंटेशन यूनी असिस्ट को भेजना है। अच्छा। फिर उसके बाद वो आप वहाँ से दूसरा कोर्स देख सकते हैं, उन्हीं डॉक्यूमेंट्स को भेज सकते हैं। बट अगर आपने 10 यूनिवर्सिटीज़ शॉर्टलिस्ट की हैं जहाँ पर यूनी असिस्ट के थ्रू एप्लीकेशंस नहीं कर सकते, तो आपको हर यूनिवर्सिटी को अलग सेट ऑफ डॉक्यूमेंटेशन भेजना पड़ेगा। तो वो चैलेंजेस भी आते हैं स्टूडेंट के सामने कि अपने आप को उतना प्रिपेयर करना कि 10 यूनिवर्सिटीज़ में एक साथ साइमल्टेनियसली कर रहे हैं, कोरियर टाइम पे पहुंच रहा है नहीं पहुंच रहा है, क्या वो आज की डेट में तो सॉफ्ट कॉपीज़ भी लेते हैं, क्या वो माध्यम है या नहीं है, तो ये भी थोड़ा सा हमें ध्यान रखना होता है। डेडलाइन मिस हो जाती है तो अगर एक बार डेडलाइन मिस हो गया तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, फिर आपको इंडिया वाला सिस्टम नहीं है, कोई सिस्टम नहीं। सर प्लीज़ एक ही दिन तो लेट हुआ है, प्लीज़ हमारी एप्लीकेशन एक्सेप्ट कर लीजिए, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। डॉक्यूमेंट्स का नोटराइजेशन कब ज़रूरी होता है? जब आप डॉक्यूमेंटेशन तैयार कर रहे हैं तो बिना नोटराइजेशन के आप एप्लीकेशंस नहीं भेजते हैं, जैसा मैंने सारे डॉक्यूमेंट। हाँ, सारे डॉक्यूमेंट, और वो यूनी असिस्ट पे लिखा होता है कि कैसे कराना है, कहाँ से कराना है, कौन सी इंस्टीट्यूट आपको वो ऑथराइज कर सकती है। जर्मन एम्बेसी दिल्ली में करेगी या इंडिया में जहाँ भी उनके ऑफिसेज हैं वो करेंगे,
या आप मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर से करा सकते हैं, या आप अपने नॉर्मली कोर्ट में जाके भी आप ऑथराइज करा सकते हैं। तो वो सारा का सारा वहाँ मेंशन है। कई बार गलत नोटराइज की वजह से भी आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट होती है, क्योंकि वो जो लिस्टेड आपकी ऑर्गेनाइजेशन आपने उनसे नहीं कराया, तो उसकी वजह से हो जाता है। जैसे प्रियंका ने बोला कि आपने पूछा जैसे कि डेडलाइन के बारे में, तो कई बार क्या होता है, विद्यार्थी सोचते हैं अच्छा मैंने 5 उन्होंने डॉक्यूमेंट मांगे, एक ही तो मिस हुआ है, मैं उसको बाद में भेज दूंगा। नहीं, वो एप्लीकेशन आगे नहीं जाएगी, आपका कैंसिलेशन पक्का आएगा। ये ट्रांसक्रिप्ट और कंसोलिडेटेड मार्कशीट वो कितना मैंडेटरी है? बहुत ज़रूरी है। सो ट्रांसक्रिप्ट बेसिकली होता है कि आपकी जितनी भी ग्रेजुएशन की पूरी डिग्री है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ, 8 सेमेस्टर तक, अगर आपने 3 इयर्स का कोर्स है तो 6 इयर्स तक का पूरा वो फुल डिटेल्स आपको एक सिंगल ट्रांसक्रिप्ट में मिलती है। मतलब बेसिकली, एंड ये यूनिवर्सिटी आपको बाय डिफ़ॉल्ट नहीं देती है। सो जिस भी स्टूडेंट को होते हैं, जब हम डॉक्यूमेंटेशन की प्रोसेस की बात करते हैं तो वहाँ पे क्यों टाइम लगता है, क्योंकि आप यूनिवर्सिटी को जाके बोलते हो कि मुझे स्पेसिफिकली ट्रांसक्रिप्ट चाहिए। सो वो फिर यूनिवर्सिटी आप ही के लिए ट्रांसक्रिप्ट बना के आपको भेजेगी। आपको फिजिकल कॉपी आपको कलेक्ट करनी होती है यूनिवर्सिटी से जाके। सो उसमें ऑलमोस्ट 15 डेज से लेके 1 महीने तक का टाइम यूनिवर्सिटीज ले लेते हैं। एंड डिपेंड कि आप यूनिवर्सिटी के हॉलीडे सीजन में चले गए हो तो वो 1.5 महीना भी लग सकता है। इसीलिए डॉक्यूमेंटेशन के लिए आपको इतना टाइम लगता है कि आपने जो चीज़ें मांगी हैं। एंड जो मार्कशीट्स हैं वो नॉर्मल मार्कशीट्स हैं जो आपको हर सेमेस्टर की मिलती हैं। बट जब आप जर्मनी भेजते हो तो वो ट्रांसक्रिप्ट मांगते हैं, आपकी पर सेमेस्टर की मार्कशीट्स उनको नहीं चाहिए। सो वो एक कॉन्सोलिडेटेड दिखता है जहाँ पे आपकी हर एक डिटेल्स आती है कि अगर मुझे A+ मिला हुआ है तो उसका ट्रांसलेशन क्या है, अगर मुझे B- मिला हुआ है तो उसका ट्रांसलेशन क्या है। सो वो दोनों चीज़ें होती हैं। कुछ यूनिवर्सिटीज़ पॉइंट सिस्टम पे बिलीव करती हैं, कुछ यूनिवर्सिटी ग्रेडिंग पे बिलीव करती हैं। एंड वो सारी डिटेल्स हमें, क्योंकि जर्मनी जाना है तो हमें उनके हिसाब से देखनी होती है। देन वी ट्रांसलेट कि ये जर्मनी के हिसाब से इसका ग्रेडिंग कितना बन रहा है। सो इसलिए ट्रांसक्रिप्ट बहुत ज़रूरी है। मतलब इनफैक्ट वही एक मार्कशीट है जो आपकी आगे जाती है, ट्रांसक्रिप्ट जाती है, मार्कशीट्स आपकी नहीं जाती हैं आगे। अगर मैं ट्रांसक्रिप्ट के बारे में थोड़ा सा ऐड करना चाहूँ तो यूनिवर्सिटी, अगर मैं यूएस की बात करूँ तो यूएस की यूनिवर्सिटीज़ ट्रांसक्रिप्ट मांगती हैं सील्ड एनवलप में। आप जाते हैं, आप यूनिवर्सिटी से लेते हैं, एंड यू आर नॉट सपोज टू ओपन दैट। वो सील्ड एनवलप होगा, वो आप यूएस यूनिवर्सिटी में भेजेंगे एंड दे विल ओनली ओपन दैट। तो ये ट्रांसक्रिप्ट का एक मैं महत्व बताने के लिए, जर्मनी में ऐसा नहीं है कि इतना कि वो सील्ड एनवलप में जाता है। आपके ग्रेडिंग फोर्जरी का कोई सीन नहीं है, ओवरऑल ग्रेडिंग है आपका। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं इंडिया में जो बैक साइड पे आपको फाइनल कंसोलिडेट दिखता है, या फिर अगर वो ट्रांसक्रिप्ट मांग रहे हैं तो आपको यूनिवर्सिटी से लेना पड़ेगा। तो जस्ट टू गिव एन आइडिया कि ट्रांसक्रिप्ट का कितना महत्व है। कंडीशनल एडमिशन, ये क्या? जैसे नाम बोलते हैं कि कंडीशनल एडमिशन, सो ये यूजुअली तब मिलता है या तब दिया जाता है बच्चों को कि आपने जो रिक्वायरमेंट है अभी वो फुलफिल नहीं हुई है। मान लो मुझे बैचलर्स के लिए जाना है एक जर्मन कोर्स में, तो मेरी, अगर मैंने अभी तक जो कंडीशंस दिए हुए, मैंने उनको सर्टिफिकेट दिया हुआ है B1 लैंग्वेज तक का। सो कंडीशन अप्लाई लेटर में ये आएगा कि जब तक आप मुझे B2 की डिग्री नहीं दोगे, B2 का सर्टिफिकेट नहीं दोगे, आप इस कोर्स में इनरोल नहीं कर सकते हो। सो अच्छी बात इसमें ये है कि यूनिवर्सिटी चाहती है कि आप उनके पास आएँ एंड पढ़ें, बट ये वाली एक माइनर सी कंडीशन है जो आप फुलफिल कर दें तो हम आपको ईजीली ले लेंगे। अगर मैं मास्टर्स की बात करूँ तो बहुत बार ऐसा होता है कि फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स अप्लाई कर रहे होते हैं या किसी के बैकलॉग्स होते हैं। सो उस वाली कंडीशन में जब तक आप वो क्लियर नहीं करोगे, वो यूनिवर्सिटी मेंशन करके देती है कि हम आपकी किस कंडीशन पे करें। सो वो बहुत बार बोलते हैं कि आपकी फाइनल मार्कशीट्स जो फाइनल सेमेस्टर की है, पूरी डिटेल्स हमारे पास नहीं आई है, आप लेके आ जाइए, वी आर ओके टू एडमिट यू। एंड सेम चीज़ हमारी आती है फॉर दी बैकलॉग्स कि आप इसको क्लियर कर लेंगे एंड फिर आप मार्कशीट सबमिट करेंगे, हम आपको एडमिशन्स दे देंगे। सो जैसे नाम सजेस्ट करता है, जो कंडीशन उस लेटर पे लिखी होती है वो फुलफिल कर दीजिए, दे आर ओपनली, ओपन हैंड से वो आपको स्वागत करते हैं। अब मास्टर्स के लिए अगर आप देखेंगे तो जैसे अब अगर मई या जून में हम अपनी बैचलर्स कंप्लीट कर रहे हैं तो आपकी फाइनल डिग्री आने में समय लगेगा। उसका सर्टिफिकेट 2 महीने 4 महीने उसमें लगेंगे, जो भी टाइम पीरियड रहेगा। तो इसलिए आप प्रोविजनल डिग्री अपनी यूनिवर्सिटी से लेके आप एप्लीकेशन सबमिट करते हैं। उस केस में आपको एक कंडीशन मिलेगी, कंडीशन लेटर, कि आप जब आपको
वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहे हैं या जब आप मैट्रिकुलेशन आप यूनिवर्सिटी में रजिस्ट्रेशन करें उससे पहले आपको फाइनल डिग्री का सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करना है। सो एक ही रीज़न हो सकता है। ट्रैक कैसे करते हैं? आपने एप्लीकेशन भेजी है, उसको ट्रैकिंग का क्या सिस्टम है? ऐसा कोई सिस्टम नहीं है जहाँ पर आप रेगुलरली 15 दिन में जाके चेक करें मेरी एप्लीकेशन का क्या है। जर्मनी में हमेशा बोला जाता है पेशेंस रखें। तो आप बहुत एक समस्या है। जर्मन यूनिवर्सिटीज़ लिखती हैं स्पेसिफिकली कि आप बार बार फ़ोन करके ईमेल करके हमसे ना पूछें, हम आपके पास अपने आप से आएंगे। तो उनका एक सेट टाइम पीरियड है जो उसमें लिखा हुआ है, एप्लीकेशन डेट ओपन एंड क्लोज। उसके बाद में उसी ड्यूरेशन के बाद में वो आपको आंसर देंगे, चाहे वो पॉजिटिव है चाहे वो नेगेटिव है। आपके पूछने से कुछ नहीं होगा कि 15 दिन में आप जाके उनको पूछ रहे हैं, फ़ोन कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं होता है। धैर्य रखना। हाँ। आखिरी सवाल ये है कि ये चीज़ें कैसे इंश्योर होंगी कि जितने भी डॉक्यूमेंट्स आपने दिए हैं वो 100% एक्यूरेट है? इसके लिए कोई टूल है जिससे हम चेक कर सकते हैं? और सबसे ज़्यादा क्या रिजेक्ट होता है? अगर आपको डॉक्यूमेंटेशन रिजेक्शन का, आई थिंक मैंने पहले ही एलोबरेट किया है कि क्या डॉक्यूमेंटेशन रिजेक्ट हो सकता है। प्रॉपर फॉर्मेट नहीं है, ट्रांसक्रिप्ट प्रॉपर नहीं है, LOR आपका प्रॉपर नहीं है, तो वो रिजेक्शंस के चांसेस उस तरीके से होता है। तो यहाँ पर एप्लीकेशन रिजेक्ट होती है, डॉक्यूमेंट रिजेक्ट कभी नहीं होता है। तो आपकी पूरी एप्लीकेशन ही रिजेक्ट होगी। और कैसे उनको चेक किया जाए, आप गूगल पे जाके देख सकते हैं। जैसे मैंने CV का बताया, बहुत है, आप जाइए कि जर्मन CV टेम्पलेट आप देख सकते हैं किस फॉर्म में आता है। कुछ टूल्स हैं जहाँ पे आप डायरेक्टली जाके बना सकते हैं, तो वो एक क्राइटेरिया है डॉक्यूमेंटेशन को चेक करने का। फिर अगर आपको अपना परसेंटेज को CGPA में देखना है तो उसके लिए टूल्स हैं, कैलकुलेटर्स बने हुए हैं कि वो कैसे उसमें आएगा। अब उसके अंदर भी थोड़ी नॉलेज है, मतलब कि आपने CGPA कन्वर्ट कर लिया लेकिन उसके भी मापदंड है कि आप कैसे उसको चेक कर रहे हो, तो उसके बारे में आपको रिसर्च करना होता है। इन्फॉर्मेशन आपको आज की डेट में मिलता है। आप लोग से होती है कभी गड़बड़? कोई ऐसे एप्लीकेशन कुछ पेपर छूट गया हो या अब इतने आप अभ्यस्त हो गए हैं कि अब नहीं होता? हमारा इसमें, सॉरी प्रियंका, मैं इसको आंसर करना चाहूँगा। हम जर्मन में बोलते हैं फियर आउगन प्रिंसिपल, फियर आई प्रिंसिपल इन इंग्लिश हम बोलते हैं। तो हमारा जो एक एप्लीकेशन का सेट ऑफ डॉक्यूमेंटेशन है वो डिफरेंट स्टेजेस से निकलता है। ऐसा नहीं है कि किसी एक बंदे ने कर दिया तो डन, नो। जब तक हमारी टीम के स्टेप्स उसमें फुलफिल नहीं होंगे, क्योंकि कई बार हम सब इंसान है, गलती हमसे हो सकती है कि क्योंकि जब आप खुद करते हो तो आपकी गलतियां खुद को नहीं दिखाई देती हैं, तो उसको सेकंड थॉरो चेक होता है, सेकंड वाले का थर्ड टाइम। सो वी हैव एंड फाइनल चेक जो हमारे ऑपरेशन सेट करते हैं, जो जर्मनी में बैठते हैं, तो 4I प्रिंसिपल से हम इससे गुजरते हैं, जिसमें कि चांसेस बहुत कम हैं कि उसमें कोई मिस्टेक हो और जाए। आज तक तो हमारे जितनी भी एप्लीकेशंस की हैं तो ऐसा नहीं हुआ है कि डॉक्यूमेंटेशन की वजह से कुछ एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाए। तो इसीलिए 4I प्रिंसिपल पे काम मैं बोलता हूँ कि करना चाहिए, सबको करना चाहिए। आज हम बस एक लाइन ऐड करूँगी। सो जब हम लोग एज एन टीम काम करते हैं इन रूट में, सो हम हमेशा बोलते हैं कि 4 प्रिंसिपल I इज़ परफेक्ट, बट रवि की I इटसेल्फ इज़ अ 4 प्रिंसिपल। क्योंकि इतनी माइन्यूट डिटेल्स की अगर हम कोई भी डिटेलिंग करें सो उनकी आंखों से नहीं ओझल होती है। तो हम बहुत बार बोलते हैं कि हो सकता है यूनिवर्सिटी की आंख से कोई चीज़ ऊपर नीचे हो सकती है, फॉर डॉक्यूमेंटेशन फॉर द एजुकेशन रवि की आंखों से नहीं हो सकती है। और ये सारा जो है एक्सपीरियंस मुझे जर्मनी से आया। आप मान के चलिए ये प्रोफेसर जब आप एक रिपोर्ट को पढ़ता है वो देख के ये बता देगा एक स्पेस कहाँ पे कम है, कहाँ पर ज़्यादा है, देख कर। तो आप सोचिए कि वहाँ पे कितना डॉक्यूमेंटेशन थॉरली चेक होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज हमने फॉर्म भरवा दिया है, आपका एप्लीकेशन भरने का तरीका सिखा दिया है, उसमें किस किस तरह से डॉक्यूमेंट लगेंगे, क्या गलतियां हो सकती हैं, क्या नहीं करना चाहिए, वो सब बता दिया है। अब रवि जी ने जैसे बताया कि वो जर्मनी में खुद हैं, इसके आगे की प्रक्रिया क्या होगी, क्या धैर्य रखना होता है एप्लीकेशन भरने के बाद, तो आज इतना करा दिया है। अगले एपिसोड में आपको बताएंगे जर्मनी जाएं या जर्मन आपके लिए कितना ज़रूरी है, उस पर चर्चा होगी। फिलहाल इस एपिसोड में इतना ही, मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।